जी। तो शुभ संध्या। मैं अभिषेक सिंह, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 862वें दिन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो कोविड काल से निरंतर प्रतिदिन वेबिनार का आयोजन कर रही है। प्रारंभ में यह आयोजन अंग्रेजी और मलयालम भाषा में हुआ करता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका शुभारंभ किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के अंतर्गत सभी इच्छुक लोगों तक ज्ञान को साझा करना और एक वैश्विक सद्भावना का प्रोत्साहन करना है। आइए आज की बैठक के प्रारंभ करने से पहले पूर्व हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर प्रफुल्ल बारवलिया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर प्रफुल्ल स्पंदन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं। सर गोल्ड मेडलिस्ट और MD होम्यो है तथा 1983 से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर ने ऑटिज्म, ADHD, डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज और मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च बेस्ड होलिस्टिक अप्रोच विकसित की है, जिसे स्पंदन सिम्फनी के नाम से जाना जाता है। सर को कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। सर ने लंदन, अबू धाबी, मलेशिया, श्रीलंका और इंडिया समेत अन्य इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में कीनोट स्पीकर रह चुके हैं। साथ ही वह 200 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित कर चुके हैं। अब मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रफुल्ल से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक जी, थैंक यू सर। ये परिचय देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहनी सर, मुझे इस फोरम में इनवाइट करने के लिए। और आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस फोरम के अंतर्गत आप लोग से मेरे जो कुछ वो है होम्योपैथिक साइंस का थायराइड डिसऑर्डर में एप्लीकेशन का, वो शेयर करने के लिए। मैं 6 मिनट लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी हम जब इस समय में है जहाँ चारों ओर से स्ट्रेसेस से घिरे हुए हैं, अभी हम कोई भी प्रोफेशनल हो या कोई बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो हर ओर से स्ट्रेसेस से घिरा हुआ रहता है। अभी के समय में जिस प्रकार से हम एक के बाद एक दूसरे फ्लिक्टिंग एरिया में जा रहे हैं, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, वहां से भी काफी सारे स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। और ये सब स्ट्रेस की डायरेक्ट इम्पैक्ट जिस सिस्टम पे होती है, हमारी साइको न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस, जिसे हम PNE से बोलते हैं। और जब ये स्ट्रेस वहां आता है तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल प्लेन एंडोक्राइनोलॉजिकल प्लेन पे असर होता है, हमारे हाइपोथैलेमस पे इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट डायरेक्टली पिट्यूटरी पे आती है और फिर बाद में बहुत सारी ग्लैंड्स उस स्ट्रेस का शिकार बन जाती है। स्ट्रेस बहुत तौर के रहते हैं, सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, हर एक प्रकार के। और इन सब स्ट्रेसेस का इम्पैक्ट हमारे सिस्टम पे आता है। और ये जो इम्पैक्ट आता है, उसकी जो इफेक्ट अपने बॉडी पे होती है, जब हमारे सिस्टम स्ट्रेस कोप अप नहीं कर पाती तो वो कॉस्ट पे करती है। और ये जो कॉस्ट पे करती है वो अपने फिजिकल सिस्टम में आ जाती है, जिसे हम सोमेटाइजेशन कहते हैं।
तो ये सोमेटाइजेशन में थायराइड ग्रंथि जो इम्पैक्ट आती है वो काफी अग्रसर है। I request to share my screen. I hope Yes, sir, it is visible. it's visible ना। Yes, sir. You can continue. थायराइड डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है वो हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस और ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस काफी प्रकार के रहती है, उसमें हाशिमोटो ऑटोइम्यून थायराइड ऑर्डर वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और उसके काफी सारे इम्प्लीकेशंस रहते हैं। बाकी सब एक्यूट थायरोइडाइटिस भी रहती है, और कोई थायरोइडाइटिस एक ट्रांजिएंट टाइम के लिए, एक टेम्पररी पीरियड के लिए आती है, उससे भी थायराइड का इम्पैक्ट होती है। हम अपने ये प्रेजेंटेशन में ये थायराइड डिसीज का क्लासिफिकेशन माइल्स के एंगल से देखेंगे। जैसे हमने देखा कि ऑटोइम्यून थायराइड क्लिनिकल एंगल से ग्रेव्स डिसीज है और हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस है, लेकिन जब हम मैथमेटिक एंगल से देखें तो किस प्रकार के थायराइड डिसऑर्डर को हम सोरिक, किस प्रकार के डिसऑर्डर को साइकोटिक या ट्यूबरकुलर माइल्मेटिक और सिफिलिटिक माइल्मेटिक समझेंगे, और उसका इम्प्लीकेशन फिर हमारे थेरापेटिक्स पे क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो माइल्मेटिक क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट ससेप्टेबिलिटी पे रहता है, और ये माइज्म और ससेप्टेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग हमारा पोटेंशियल सिलेक्शन, पोसोलॉजी, रिपीटेशन एज वेल एज काफी टाइम इन टोटालिटी बिल्डिंग में रहती है, और ये पूरा कैसे हमें थेरापेटिक गाइडलाइंस इवॉल्व करने की हेल्प करता है। शुरुआत में मैं ये केस प्रेजेंटेशन से मेरा थायराइड का पूरा लेसन आगे बढ़ाऊंगा। दिस जेंटलमैन जिसकी आयु 52 इयर्स की थी, वो एक बैंक के मैनेजर थे, वो रीजनल मैनेजर थे, काफी बड़ी पोस्ट थी। उसे काफी सीवियर ट्रेमर्स होने लगे, इनएबिलिटी टू साइन। उन्हें काफी बड़ा शॉक लगा जब उनके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने लगे, क्योंकि साइन वेरीफाई नहीं हो रही थी। बैंक के हेड सुपीरियर उनकी सिग्नेचर में ऐसी क्षतियां आने लगी, तो ये काफी शॉकिंग चीज थी उन्हें, उनके लिए। पहले तो वो अपने प्रैक्टिशनर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास गए, उसने बोला कि शायद आपको अभी फंक्शनल ट्रेमर्स आने लगे हैं, एज के हिसाब से आने लगे हैं, इंटेंशनल ट्रेमर है क्या है, वगैरह वगैरह कुछ मेडोनोज दी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर बाद में हमारे पास आए तो ट्रेमर्स के साथ में मैंने देखा कि देयर वाज सिग्निफिकेंट वेट लॉस ऑफ 7 kg. He had marked palpitation which he had developed, and he had also developed weight loss. So then we advised thyroid investigations, and it proved that he had hyperthyroidism. तो फिर वो अपने डॉक्टर के पास चले गए रिपोर्ट लेके, और फिर इंडराल और नियोमरकजोल मेडिसिन उन्होंने चालू कर दी थी। इतना फायदा नहीं हो रहा था, वापस मेरे पास आए, तो तभी ये सब मेडिकेशन था, लेकिन कंप्लेंट्स काफी बढ़ती आ रही थी। उसका T3 300 था और T4 13 था। थायराइड स्कैन किया गया विच शोड मिनिमल फंक्शनिंग गोइटर, एंड they had suggested
that patient has thyrotoxicosis, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अभी रेडियो एक्टिव आयोडीन लेने से लाइफ टाइम के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म बन जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव आयोडीन एक डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट है, वो थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन सिर्फ थायराइड टिश्यू जो डिसीज्ड है वही डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसके साथ में बहुत सारे हेल्दी टिश्यू भी चले जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि पेशेंट हाइपोथायरॉयड में जाता है। तो लाइफ लॉन्ग हाइपोथायरॉयड, दैट वाज नॉट द चॉइस फॉर दिस मैनेजर, so he thought to consult homeopath. I studied the whole case. उनकी लाइफ स्पेस जब मैं स्टडी करता इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट, उनके डिस्पोजिशन को समझने के लिए, तो मेरे ध्यान में आया कि उनकी लाइफ काफी स्ट्रगल वाली रही। 1972 में जब उसने बैंक ज्वाइन किया एक ऑफिसर होके, बहुत एंजाइटी थी, और इस एंजाइटी की वजह से लूज मोशन हो जाता था, काफी पाल्पिटेशन रहता था, एसिडिटी रहती थी। ये सब फीचर्स उसे 72 में था। उनकी मेडिकल नोट्स देखा जाए तो वहां लिखा हुआ था कि पेशेंट को इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम है, सारे काफी एंजाइटी के एक्सप्रेशन है। फिर 79 में और स्ट्रेसेस बढ़े, मैरिज हुआ था, उसने कुछ फादर इन लॉ से लोन लिया था, तो उनका रिमार्क से वो काफी डिस्टर्ब हो गए, तो उससे ब्लड प्रेशर हो गया, लॉट ऑफ एंजाइटी, काफी इंडिग्नेंट फीलिंग भी आया, और हमेशा ये रहा कि मैं कैसे जल्दी से उनकी जो लोन है वो रिपे करूं। तो उससे एंजाइटी बढ़ती बढ़ती गई, पाल्पिटेशन भी बढ़ा, हाइपर एसिडिटी भी बढ़ती गई, और ऊपर से हाइपरटेंशन आ गया। फिर मेडिसिन भी बढ़ी, अभी उन्हें इंडिराल दिया गया। अभी उसके बाद में ये हमारे मैनेजर साहब, ये जो ऑफिसर साहब थे बैंक में, उनका प्रमोशन हुआ। अभी हर प्रमोशन खुशियां लाता है ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां भी रहती है। ये ये जो अब तक बैंक मैनेजर था वो रीजनल मैनेजर बन गए, पूरे रीजन के सब ब्रांचेस के हेड हो गए। तो क्या होता है जब आप इस प्रकार के रीजनल मैनेजर बन जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है, आपको और बहुत सारे ऑडिट करना होता है। पहले तो आप मैनेजर थे, वहां कुछ और ही माहौल था, आप सिर्फ कुछ ऑफिसर के साथ डील करते थे, क्लाइंट्स के साथ डील करते थे, ब्रांच का एक लिमिटेड जिम्मेदारी था। तो अभी पूरे रीजन के बहुत सारे ब्रांचेस का जिम्मेदारी आ गया, और ये पीरियड था जब वो हाइपरथायरॉइड से आ गए। तो हम देख रहे हैं पूरी रफ्तार डिसीज इवोल्यूशन की। शुरुआत हुआ हाइपर एसिडिटी से, बाद में हाइपरटेंशन आया, फिर हाइथायरॉयडिज्म आया। और ये हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हम क्या देखते हैं, हाइपरप्लासिया ऑफ द थायराइड ग्लैंड associated with hyperexcitability. You are seeing palpitation, you are seeing high motility of the bowel. These are all the features which are indicative of hypersensitivity having expressions on hypermotility with emaciation, weight loss. तो ये पूरा ये इवोल्यूशन रहा। अभी ये इवोल्यूशन हम होम्योपैथ एंगल से देखते हैं तो ये माइजमेटिक इवोल्यूशन है। शुरुआत में क्या होता है, एंजाइटी 72 में, और एंजाइटी से लूज मोशन, एक एंजाइटी आई और उसको लूज मोशन आने लगा, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम होने लगा। ये पूरा सोरिक फीचर था। फिर आगे बढ़ा, एसेंशियल हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा आर्टरीज पे, और ये सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर, ये साइकोटिक फिनोमिना आ गई। और अभी 92 में, 72 92, 20 इयर्स जर्नी,
ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट विथ एमेसिएशन विथ हाइपर एक्साइटेबिलिटी, ये ट्यूबरकुलर मायज़म। तो दोस्तों ये पूरा मायज़मेटिक रफ्तार हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। जो रॉबर्ट बता रहा है हमें मायज़मेटिक इवोल्यूशन, वो उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक केस वैलिडेट करता है, और वो अभी ट्यूबरकुलर मायज़म फेज में आ गया है। सोरा टू साइकोसिस टू ट्यूबरकुलर फेज। हाइपर एसिडिटी कोलाइटिस फंक्शनल फीचर है, बाद में स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगे, और अभी ग्रेव्स डिसीज में सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज। तो जो स्कैन है, थायराइड स्कैन किया गया, वहाँ हाइपर फंक्शनिंग गोइटर है। थायराइड ग्लैंड में ये जो गोइटर है वो हाइपर फंक्शनिंग है, तो वो इंडिकेट कर रहा है ट्यूबरकुलर मायज़म। तो ये पूरा उसका एवोल्यूशन, और एंजाइटी लीडिंग टू लूज मोशन, अलोंग विद दैट उनके और कुछ डिस्पोजिशनल फीचर भी हम देखते हैं। उसका टेम्परामेंट कैसा है, पेरेंट्स के साथ, अभी जो मदर है उनके साथ अतिशय अटैचमेंट। गांव छोड़ के यहाँ पर गए, 20 साल हो गया, लेकिन हमेशा हर 6 महीने अपने माँ को मिलने जाना, उनका पूरा ख्याल रखना। उन्हें कुछ हुआ तो उनकी काफी इम्पैक्ट होती है, बच्चे को कुछ होता है तो काफी इम्पैक्ट होता है। फैमिली ओरिएंटेशन, इंटेंस अटैचमेंट विथ किथ एंड किन्स, ये उसका दूसरा स्ट्रॉन्ग डिस्पोजिशनल फीचर है। तो हमने एक एंशियस एस्पेक्ट देखा, एंजाइटी देखा। व्हाट इज द क्वालिफाइड एस्पेक्ट ऑफ एंजाइटी? दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वे आर सी दैट यू कैन सी कि हार्ड वर्किंग है, काफी मेटिकुलस है, परफेक्शनिस्ट है। तो ये परफेक्शन अचीव करने में लिए एंजाइटी काफी डेवलप हो जाती है। रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं तो एंजाइटी काफी डेवलप हो जाती है। लेकिन साथ में हम देखें तो इसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव भी है, आगे बढ़ने की एक तमन्ना है, और उस प्रकार से वो चलता भी जा रहा है। अभी ये एंजाइटी के दूसरे कंपोनेंट देखे तो एंजाइटी लीडिंग टू लूज मोशन, anxiety leading to hyperacidity syndrome, anxiety leading to hyperexcitability, ये दूसरे फीचर आ जाते हैं। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये हम अमेरिका से भी कोरिलेट आगे कर पाएंगे। उनके रिपोर्ट्स T3 और T4 जो हायर लेवल के हैं, और बाद में आफ्टर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट we are seeing that how T3 is coming down and now T4 is coming down. Exactly after 1 year, we are seeing the reports are getting normalized. Now T3 became 145, T4 is 7.5, and TSH is 1.6. All the reports have got normalized at the end of 1.5 years. The reports were repeated again after 1 year and they have continued to be normal. हम थोड़ा विस्तार से इनका फॉलोअप देखेंगे तो क्या रहा है वो समझ में आएगा। हमने मेडिसिन शुरू की, अभी दवाई काली बाइक्रोम, आपने काली न्यूक्लियस देखी है केस में, एंजाइटी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एंजाइटी लीडिंग टू लूज मोशन, you have got kali car. Then workaholic obsession with work and perfectionist attitude, kali is there. But when we are talking of a person with strong drive and the impact on peptic mucosa, on hyperacidity syndrome, all of us know well, kali bichrome comes up. And the pain was also quite peculiar. The pain which patient indicated pointing to umbilicus, pointing with the fingertip, that I have got agonizing pain when I come down with hyperacidity syndrome. So when you correlate with such keynote,
again Calibicrom comes up. Acridity leading to hyperacidity is also feature of Calibicrom. And you saw the beautiful picture of the Kali nucleus, wherein anxiety, attachment, anxiety related to relationship, or relationship oriented, family oriented individual, but at the same time, perfectionist, workaholic with the drive. So when you put all this together, we have this. Now we had given Calibicrom 200 and initially daily bedtime, after that BD. Gradually we are seeing improvement. Then on 24th August, there is infinite aggravation. So we gave Calibicrom 200. We continued 200. So there is gradual amelioration. But now on 16/11, we are seeing remarkable amelioration on all parameters, cheerful, anxiety is considerably reduced. But something interesting developed on the 16 November 92, Calibicrom 4 hours leave was going on. In December, he developed plenty of clinters and he started showing pain in the forehead. Now, lots of clinters. He said, I don't know from in my nose what has happened. Doctor, have you made any factory in my nose? I am producing so much of clinker, इतना क्लिंकर आता है, कुछ समझ में ही मुझे नहीं आ रहा है, इतना क्लिंकर. तो साइनसाइटिस आया, क्लिंकर, ये दो चीज बताती है कि Calibicrom ने प्रूविंग करना तो शुरू नहीं कर दिया. We gave Calibicrom 30, then we gave 200, we gave more frequent doses. क्यों frequent dose दिया? क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, हाइपरथायरॉइड डिसऑर्डर, थायराइड का हाइपरप्लासिया था, इट इज नो मोर फंक्शनल. पेशेंट इंडराल पे था, नियोमरकाजोल हम आहिस्ते आहिस्ते कम करते जा रहे और बंद भी कर दिया था, तो मेडिकेशन की जरूरत थी. तो ये चीज होने से आहिस्ते आहिस्ते फ्रीक्वेंट डोजेज हम देते गए, जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट एस्टैब्लिश. लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है सेंसिटिविटी का. जब हम फ्रीक्वेंट डोज देते हैं तो सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी देखना है. शायद हमने सेंसिटिविटी ओवरस्टेप तो नहीं की. देन व्हाट Kent says is, if you are sensing homeopathic aggravation, best thing is wait and watch. प्लेसिबो. तो ये टाइम Calibicrom बंद किया, प्लेसिबो दिया, प्लेसिबो पे पेशेंट को रखा. उसका जो ओवरऑल क्लिंकर्स, जो पेन था, सब कुछ चला गया. वो काफी कोल्ड आया, डिस्चार्ज आया नोज में से, आने दिया, चलता ही रहा 1 महीना तक. वी अलाउड हिम टू कंटिन्यू विद द डिस्चार्ज. ही वेंट ऑन चार्जिंग कोराइजा एज वेल एज क्लिंकर. नाक बहता रहा, क्लिंकर्स आते रहे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो थोड़ा सेटल होने लगा. तो सेटल होने के बाद में Calibicrom 1M का सिंगल डोज दिया ऑलमोस्ट आफ्टर 2 months, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा था अभी, और थोड़ी सी कंप्लेन भी आ रही थी. पाल्पिटेशन के 3 एपिसोड आए थे. तो Calibicrom 1M हमने दिया सिंगल डोज. फिर बाद में वो इनफ्रीक्वेंट डोज पे ही हमने रखा. तो आप देख रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सब पैरामीटर्स आहिस्ते आहिस्ते कम हुए, और अगले 6 महीने में हम देख रहे हैं कि हॉर्मोन्स भी नॉर्मलाइज हो गए, जिसके रिपोर्ट में आगे बता चुका हूं. तो एक केस हमें ये बताता है कि रेमेडी रिस्पॉन्स इवेल्युएशन करते रहना बहुत जरूरी है. शुरुआत में आप फ्रीक्वेंट डोज ऐसे स्ट्रक्चरल केसेस में दे सकते हैं, लेकिन मॉनिटर करो, सेंसिटिविटी ओवरस्टेप तो नहीं हो रही है. ओवरस्टेप हुई, स्टॉप करो, ऑब्जर्व करो, और ये करने के बाद में आप सेंसिटिविटी को सही रूप से मॉडरेट बना पाएंगे, और फिर आपके इनफ्रीक्वेंट डोजेस से
कार्डियाक। इस प्रकार के काफी केसेस में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। शुरुआत से इनफ्रीक्वेंट डोज दिया है, 200 सिंगल डोज दिया, 15 दिन तक ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं होता। ऐसे महीनों चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसीज आगे बढ़ता ही जाता। फिर ये होने से हमने रिव्यू किया और रॉबर्ट और बोनी मोशन की गाइडलाइंस देखी, बोगर की गाइडलाइंस देखी, जो बता रही है कि जिस केस में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो और जो केस में रिएक्टिविटी लो है, उन्हें आप मोर फ्रीक्वेंट डोजेस फायर करो तब तक कि आपने रिएक्टिव एलिसिट की, फिर आप स्टॉप हो जाओ, फिर बाद में आप इनफ्रीक्वेंट डोज में जाके केस को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमने देखा केस जो ट्यूबरकुलर माइजम के डायमेंशन का था। एक केस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस थे और एक केस में हमने काफी सारे डिस्टर्बेंसेस देखे, फ्रॉम सोरिक टू साइकोटिक टू ट्यूबरकुलर माइजम evolution, miasmatic evolution of that. तो माय डियर कलीग्स, जब हम थायराइड और होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें अपने मास्टर्स की जनरल होम्योपैथिक गाइडलाइंस नहीं भूलना है। हम हाइपरथायराइड ट्रीट कर रहे हो या हाइपर एसिडिटी या हाइपरटेंशन, हम कोई भी डिसऑर्डर ट्रीट कर रहे हैं, फाइनली ऑर्गेनन हमारा फाउंडेशन है और इस पे ही हमारा ये पूरा होम्योपैथी का पैलेस खड़ा है। तो हमें ये समझना है कि ये फाउंडेशन को हम पूरा रिस्पेक्ट करें, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी हम इसके कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरा हाइपरथायराइड का केस मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पहला केस था उसे करीबन 1 साल लगा नॉर्मलाइज होने को। ये जो दूसरा केस है वो उसमें काफी जल्दी रिस्पॉन्स आया। वो पेशेंट का भी फीचर्स क्लासिकल, सेम डायग्नोस्टिक, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, स्वेटिंग, सब चीजें होती है, वेट लॉस। तो मित्रों, ये डिसीज फीचर है और काफी टाइम हम ये देखते हैं कि थायराइड एक ऐसा डिजीज है वो बहुत सारी अपनी सेंट्रल सिस्टम पे इम्पैक्ट करती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसीज के सिम्टम कितने, इंडिविजुअलाइजिंग फीचर क्या, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि डिसीज कॉमन सिम्टम को दूर रख के इंडिविजुअलाइजिंग फीचर को आगे बढ़ाओ। तो लूज मोशन तो थायराइड के हर एक केसेस में आते हैं, तो हमें लूज मोशन को इम्पोर्टेंस देना है क्या? नहीं, लूज मोशन पर से आप थायराइड केस में इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे वो लूज मोशन का, तो एक क्वालिफाइड एस्पेक्ट आएगा। जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा कि एंजाइटी लीडिंग टू लूज मोशन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है कि वो एंजाइटी के फीचर से लूज मोशन है। और वो केस में थायराइड आने के पहले 72 में जब कोलाइटिस थी तभी एंजाइटी से लूज मोशन आना शुरू हो गया था। तो दैट्स हाउ इट बिकम्स पीक्यूआर, नहीं तो नहीं। तो हर एक केस में इस प्रकार से हमें कोरिलेशन समझना जरूरी है। इसको हम क्वालिफाइड मेंटल्स बोलते हैं। हर एक डिसीज में ये क्वालिफाइड एस्पेक्ट आता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत चंचल रहते हैं, भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जंप मारते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर बच्चे क्या जंप मारते नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई बच्चे हाइपर एक्टिव है, रेस्टलेस है, बहुत चंचल है, लेकिन इवन से नीचे उतरना भी डरते हैं, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन उनके रहता है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो उसमें वो जो रेस्टलेसनेस है वो उसके रिलेटेड है, फियर के साथ एसोसिएटेड है, चंचलता के साथ। लेकिन दूसरा बच्चा ऐसा है जो हमेशा हाइट चेक करेगा, वो क्लाइम करेगा और जंप, उसकी रेस्टलेसनेस की प्रकृति में यही है कि कैसे करके मंकी के जैसे क्लाइम करना और फिर नीचे जंप लगाना। तो जब आप ये
मॉर्बिड इम्पल्स टू जंप विथ रेस्टलेसनेस स्टडी करेंगे तो वहां आपको ड्रग मिलेगी नक्सोमिका, वहां आपको लेक रिसस मिलेगी, मंकी का मिल्क से बनी हुई मेडिसिन। तो ये पिक्यूलियर क्वालिफाइड मेंटल्स है। रेस्टलेसनेस कॉमन मेंटल है, हम नहीं लेंगे, लेकिन रेस्टलेसनेस में ये जब क्वालिटी आ जाती है तो हम ले लेते हैं। तो ये ऑटिस्टिक चाइल्ड जब मेरे पास इस प्रकार के क्वालिटी से आया तो मैंने उसे नक्सोमिका दिया था और बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया। अभी हम वो केस की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के दो एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, एक मिसाल के तौर से। और सिमिलरली यहाँ थायराइड डिसऑर्डर में भी हमें इस प्रकार से क्वालिफाइड एस्पेक्ट देखना है। तो ये पेशेंट में ये सब चीजें था। बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसका थायराइड की शुरुआत कैसे, उसकी बैकग्राउंड में क्या था। तो ये एक अपनी हिंदू फैमिली से आ रही थी और उन्हें दो बच्चे हैं, थर्ड प्रेगनेंसी आई। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे मेल चाइल्ड, वो भी एक्सेप्ट कर रही थी मेल चाइल्ड, लेकिन आई फीमेल चाइल्ड। शी गॉट डिसअपॉइंटेड व्हेन शी लर्न फीमेल चाइल्ड। बहुत उसे शॉक लगा, तो जोर जोर से वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, इमोशनली हाइपर एक्साइटेबल हो गई और रोने भी लगी। और ये इमोशनल शॉक के फेज में ब्लीडिंग शुरू हो गया, पोस्ट पार्टम हेमरेज, बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुआ जो मैनेज करना भी बहुत दिक्कत था। वो उसका नेचर वैसा नहीं था, लेकिन ये होने से ऐसा होने लगा। बेसिकली वो एक काफी डोसाइल लेडी थी, अपने पेरेंट्स के घर में उसे हमेशा सबसे प्यार मिला था। वो बताती थी कि मेरे घर वाले तो सब मेरे लिए मरने को तैयार, इतना मुझे प्यार मिलता था। हाईली प्रोटेक्टेड चाइल्ड उसका अपब्रिंगिंग था। लेकिन ये अपब्रिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जब ये अपब्रिंगिंग में वो अपने चाइल्डहुड को रिकॉल करती है तो बताती है उसे बहुत बहुत फ्राइटनिंग ड्रीम्स आते थे। बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में थी, कोई चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक इनसिक्योरिटी थी, एक डर था, वो काफी डरपोक थी। फिर बाद में मैरिज हुआ, अभी भी जब वो जाती है अपने मायके तो बोलती है कि शी इज सो मच इमोशनली अफेक्शनेट विथ ऑल ऑफ देम। बहुत उन्हें लगता है कि जैसे मेरे मायके की जो दीवारें हैं मुझे ग्रीट कर रही है, मैं जब जाऊं मुझे इतना एहसास होता है। आप एक सेंट्रल टेम्परामेंट देख रहे हैं, काफी डिपेंडेंट चाइल्ड थी। और जब दादी माँ कोई स्टोरी सुनाती थी तो डर जाती थी। स्टोरी में जब राक्षस आता था तो डर जाती थी, परी आती थी तो वो हवा में उड़ने लगती थी, लेकिन राक्षस आता था तो काफी डर महसूस होता था। और अभी देखो, शॉक, इमोशनल एक्साइटमेंट और एंजाइटी से उसको यूट्राइन ब्लीडिंग हो गया, काफी डिपेंडेंट, सेंटिमेंटल, इम्पैक्ट ऑन ग्लैंड। उसे थैलेसीमिया माइनर भी था, हीमोग्लोबिन कम रहता था, अराउंड 9। थैलेसीमिया माइनर के खास को ऐसे इम्पैक्ट नहीं रहते, स्टेबलाइज हो जाते। ये पूरा आप जब उसका टोटालिटी देखेंगे कि चाइल्डहुड का बैकग्राउंड, क्वालिफाइड एस्पेक्ट इज एंजाइटी लीडिंग टू यूट्राइन ब्लीडिंग, impact of gland, fearful, तो कैलकेरिया ऑस्परस सेपिया ये आता। डिपेंडेंस, पेम्पर्ड अपब्रिंगिंग, ये सब देखा जाए तो किला काप, तो इस हिसाब से हमने कैलकेरिया काप दिया।
कैलकेरिया कार्प हम देखते हैं कि विद इन 3 months there was significant improvement. Pulse brought down to a extent. T3 which was 320 came down to 155. शुरुआत में कैलकेरिया कार्प 30 दिया था, बाद में 200. अभी आज ये बहुत सालों पहले की बात है, एक केस मेरे पास फॉलोअप में काफी सालों तक रहा, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट, स्टेबिलिटी रही. अभी आप मुझे पूछेंगे तो शायद मैं केस की शुरुआत 200 करता, 30 से नहीं. तब मैं भी बिगिनर था, थायराइड का भी इतना तजुर्बा नहीं था. एक केस मेरे पास आया था मेरी प्रैक्टिस के फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिस में जब आप करते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रेशर रहता है. आई एम टॉकिंग ऑफ 1984, 41 years back, which was first year of my practice. And this lady came from a very well-to-do family. उनके फादर इन लॉ थे, वहां के एमएलए थे, बहुत सारे नामी थे, तो एक प्रेशर भी था. मुझे 5 फोन आ गए कि ये लेडी आ रही है आपके पास, आप जरा देखना, ये करना, वो करना. तो ये एक दिमाग में था, जिस प्रकार का डिसीज लेके आई थी, ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज, ग्रेव्स डिसीज, उसका भी एक मैग्नीट्यूड, प्रेशर दिमाग में. तो ये सब चीज की बात है. इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इन द फर्स्ट ईयर आई वाज ऑल राउंडर. व्हाट इज ऑल राउंडर? आप डॉक्टर हो, आप क्लिनिकल असिस्टेंट हो, और आप ही कंपाउंडर हो. तो मैं डिस्पेंसिंग यूनिट में खड़ा खड़ा दवा दे रहा था किसी को, तब ये लेडी आई एंड शी आस्क्ड मी कि डॉक्टर साहब है क्या अंदर? मैं, मेरा चेहरा ऐसा हो गया, लेकिन पसीना आ गया, पूछ लिया. मैंने बोला हाँ है. अंदर चला गया मैं, चैम्बर में पसीना पोंछ लिया, बाल ठीक कर लिए और उसको बुलाया. तो उसने बोला अच्छा आप ही डॉक्टर है, ठीक है चलेगा. ऐसे ही शुरू हुई, लेकिन होम्योपैथी ने लाज रखी, थायराइड क्योर हुआ. एंड आई हैव आई हैव डीप ग्रेटिट्यूड फॉर दिस पेशेंट, क्योंकि शी ओपनड अप रिसर्च गेट फॉर मी. थायराइड पे रिसर्च करने के लिए मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन यहाँ से मिला, क्योंकि ये केस स्टडी करने में, ट्रीट करने में काफी सारे रेफरेंसेस मैंने लिए थे वही साल से, और बहुत इंटरेस्ट इसमें आया. और 15 साल के बाद में रेडिएशन मेडिसिन सेंटर टाटा में मैं थायराइड का प्रेजेंटेशन कर पाया और थायराइड रिसर्च प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर पाया. तो फ्रेंड्स, कहने की बात यह है कि हम अपने प्रिंसिपल्स, अपना मटर अमेरिका, अपना रेपर्टरी लेके जाते हैं तो हर डिसऑर्डर को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. ये पेशेंट में कैलकेरिया कार्प जो आया, और फिर बाद में जो उसका रेजोल्यूशन हुआ, और आगे के केस में मैंने बताया ली बाइक्रोम, वहां भी माइस्मेटिक इवोल्यूशन आपने देखा. तो ये ट्राइंगल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए. ये ट्राइंगल क्या है? ये ट्राइंगल का जो फाउंडेशन है, ऑर्गेनन है, बेस ऑर्गेनन है, मटर मेडिका और रेपर्टरी, उसके दोनों पिलर्स है. तो ये हमारा पूरा थेरापेटिक्स इन चीजों में बैठा है. मैं आपको कोई स्पेसिफिक टिप नहीं दूंगा कि थायराइड हाइपर थायराइड है तो ये दे दो, हाइपोथायराइड है तो वो दे दो. मैं ये अंतिम केस लेके मेरा प्रेजेंटेशन को विराम दूंगा. ये हाइपोथायराइड का केस, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस. ये जो लेडी मेरे पास आई, उस ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस थी, काफी स्वेलिंग, लिथार्जी, वेट गेन, लेकिन ये सब बहुत अचानक हुआ. एक केस मैंने इसे ले लिया कि आमतौर से हम हाइपोथायराइड बोलते हैं तो एक इंसीडियस ऑनसेट और सालों तक चलने वाली बीमारी रहती है. ये पेशेंट को लास्ट 4-5 महीने में इतना डिटेरियोरेशन हो गया. तो उसके बैकग्राउंड में मैं गया. हर एक केस का बैक में जाना बहुत जरूरी है.
आगे के केसेस में भी आपने देखा, एक केस में पोस्टमार्टम हेमरेज, दूसरे केस में हाइपर एसिडिटी विथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये माइजमेटिक इवोल्यूशन हर चीज में जरूरी रहता है। तो ये केस में क्या हुआ, हाशिमो थायरोइडाइटिस आने के लिए टाइफाइड फीवर था, टाइफाइड फीवर और जॉन्डिस इन्फेक्ट, ये दोनों बीमारी उसको आई 1 साल के अंदर ही। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीज हाशिमोटो थायरोइडाइटिस के पहले आती है, तो ये आपके क्रोनिक डिसीज का प्रोड्रोम हो गया। तो ये जब प्रोड्रोम का फेर है, ये आप स्टडी करो बराबर, ये एक रिच फर्टाइल फील्ड रहता है जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो मैंने टाइफाइड की काफी सारी डिटेल्स दी, उसने भी अच्छी तरह से याद करके मुझे सब बताया कि टाइफाइड फीवर हमेशा इवनिंग में रहता था, काफी क्रैम्प्स और टिटानी आती थी। ये क्या हो रहा था, फीवर था, इवनिंग में राइस था, क्रैम्प्स, टिटानी, ये सब के बाद में उसको जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस में भी सीवियर इचिंग था, एग्रेवेशन इन द इवनिंग रहा। अभी उसका मेंटल स्टेट हमने पहचानने की कोशिश की, तो उसका बचपन ऐसा गुजरा गुजरा कि मदर को बचपन से ही गवाया। फादर काफी इरिटेबल था, घर में रिस्ट्रिक्शन, रिजिडिटी, क्वाइट रिजर्व्ड चाइल्ड और डिप्राइवेशन ऑफ बर्थ, कोई देखने वाला नहीं, एक रिजेक्टेड फीलिंग। तो चाइल्डहुड में और सेकंड फीलिंग एक्सट्रीमली रिजर्व्ड, हमेशा अपना सफरिंग एक साइलेंट सफरिंग बना रहा, कभी वो व्यक्त नहीं करती थी। और इस प्रकार से उसके जीवन आगे चला। तो फिर बाद में ज्वाइंट फैमिली आई, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां भी मदर इन लॉ हमेशा पार्शल, डिस्क्रिमिनेशन, तो उसकी जो देवरानी थी उस पर हमेशा फेवर करती थी। तो उसी की वजह से वो काफी वैक्स रहती थी, लेकिन किसी को बता नहीं पाती थी। हस्बैंड ने बताया, वो हमेशा गम खा जाती थी, गम पी जाती थी। तो जब आप ये पूरा इवोल्यूशन स्टडी करेंगे, तो मैग्नीशियम पर्सनालिटी और आप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो आपको काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिखेंगे। जैसे मैंने बताया, क्रैम्प्स associated with typhoid, evening rise of fever, tetany. When you repertorize all this, magnesium comes up in a prominent way. Magnesium has affinity for the gland also. Forsaken feeling में magnesium है. Can't you see how compares magnesium and orphan? So एक केस में magnesium कार्ब हमने दिया, magnesium कार्ब 200, magnesium कार्ब 200 HS, BD। उसमें 6 महीने के बाद में जब थोड़ा पेशेंट स्टेटस को आया, तो ट्यूबरकुलाइनम का एक डोज एज एन इंटरकरेंट दिया माइजमेटिक, फिर मैग्नीशियम कार्ब कंटिन्यू किया, तो केस काफी रिजॉल्व हो गया। उसका ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस पूरी रिजॉल्व हो गई। तो ये प्रोजेक्ट है जो हमने रेडिएशन मेडिसिन सेंटर के साथ किया, और सीएमपी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुंबा देवी हॉस्पिटल के जरिए किया गया। वहाँ 100 पेशेंट्स आए थे थायराइड डिसऑर्डर में। हाइपरथायराइड 34 थे, 35 हाइपोथायराइड, और हाशिमोटो थायराइडाइटिस डॉक्यूमेंटेड केसेस 25 थे, एंड नॉन टॉक्सिक गोइटर 6 थे। फ्रेंड्स, हर एक केसेस का एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन रहता है। यहाँ मैं आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या रिसर्च के बारे में नहीं बताना चाहता, मैं जो बताना चाहता हूँ वो अप्रोच, और होम्योपैथिक अप्रोच बेसिकली ऑर्गेनन बेस्ड अप्रोच that alone allows us to achieve significant ideal cure. हाइपरथायराइड के 34 केसेस थे, जिसमें 14 नियोमरकाजोल पे थे, और 15 में कोई मेडिकेशन एलोपैथिक नहीं था, डायरेक्ट होमियम हमने दिया। 22 केसेस क्योर हुए, 6 ड्रॉप आउट थे, 6 महीने के बाद में 3 ड्रॉप आउट हुए, and we had to refer 2 cases to allopathic consultant because they went into critical phase. So out of 22, it was
possible to bring about significant cure in 18 cases, which is ideal. Relapse had occurred 3 cases. We could again handle those relapse in 2 cases out of 3. One patient dropped out immediately. So friends, with this I will conclude. We just show our gratitude to our masters who have left behind us a great treasure. हमारे जो टीचर्स, हमारे गुरु, जिन्होंने हमारे लिए बहुत एक महंगा ट्रेजर छोड़ा है, ये जो हमारी बुक्स है, हमारी ऑर्गेनोथोपी, क्रोनिक मायाजम, मटेरिया मेडिका, ये सब हमें आगे बढ़ने को हमेशा प्रोत्साहित करती है। और अभी के जो आविष्कार है कंप्यूटर के जरिए, जो रेपर्टराइजेशन में हुए बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आविष्कार, हम सबको सम्मिलित करते हैं तो हम काफी एफिशिएंट हो पाते हैं। डॉक्टर साहनी जी और फोरम के सब ऑफिस बेरर्स, डॉक्टर अभिषेक जी और सब कलीग्स, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू ऑल माय डियर कलीग्स, एंड विद दिस आई कंक्लूड। थैंक यू। धन्यवाद सर फॉर सच वंडरफुल सेशन। सो अभी हमारे पास टाइम है, अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो वो पुट ऑन कर सकते हैं। यू कैन अनम्यूट, एनीवन कैन। हाँ, हर कोई अब हाँ अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए सर। किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, आप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं। Excuse me, sir. Have you tried, sir, LM potencies in such cases or 30 centesimal potencies? And do we combine biochemics in chronic cases along with potentized or no? Right. LM potency, very good question. Yes, I have tried LM potency in number of cases, especially after 2000. The cases which I have treated before 2000, I haven't tried much LM potencies, as I was experimenting with it and I was learning more on it. But after 2000, all the cases wherein, whenever I saw significant hypersensitivity coupled with significant structural changes, I have put straight on LM potencies and I have found it more effective than centesimal. Other cases, I have used centesimal and I don't have to switch over to LM. But those cases with remarkable structural changes, by structural changes, I mean documented through thyroid scan, which shows hyperplasia of thyroid tissue. जो थायराइड टिश्यू में हाइपरप्लासिया है, ये हमें स्कैन से दृष्ट होता है। जब हम वो देते हैं तो वहाँ एलएम पोटेंसी का बहुत अच्छा स्कोप रहता है मेरे लिए। दूसरा वो है कि जहाँ हमें होम्योपैथिक एग्रावेशन एनकाउंटर जल्दी से हो जाता है। 200 दिया या 1M दिया, बाद में होम्योपैथिक एग्रावेशन का एक फेज आया, तो वो केसेस में एलएम पोटेंसी में काफी मदद हुई है। और दूसरा क्वेश्चन था कपल्ड विथ बायोकेमिकल, साथ में बायोकेमिक मेडिसिन देना। नहीं, मैंने वो नहीं किया है, मैंने सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन दी है, इंडिकेटेड मिनिमम बेस्ड ऑन बटराइजेशन। तो ये प्योरली इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक अप्रोच है। Yes. Sir, good evening. Thank you, कभी Abhishek Singh ji, and congratulations, सर एक Doctor. क्वेश्चन पूछना था आपको बोलने लगे। हाँ सर, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ ली। तो सर कभी कभी ओपीडी में आते हैं, कभी ओल्ड एज में या कभी यंग एज में फीमेल को थायराइड ग्लैंड के आसपास नेक में स्वेलिंग रहता है, और उस स्वेलिंग में सर थायराइड रिपोर्ट लेकर आती है पेशेंट और नॉर्मल आता है। तो वहाँ पे कभी कभी समझ में नहीं आता सर कि
थायराइड के कारण गड़बड़ी हुआ है या फिर कुछ और हुआ है, और रेमेडी सर देने के बाद उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाते? कुछ इस पे सर सजेशन दीजिए। सॉरी, आपका क्वेश्चन जरा दोबारा। हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो कंफर्म। और थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग रहता है सर, नेक में से घेंघा रोग कहते हैं, उस तरह से लगता है ना? बट रिपोर्ट सर थायराइड प्रोफाइल करवाने के बाद नॉर्मल आता है, T3 T4 TSS वगैरह नॉर्मल रहते हैं ना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी भी मैंने कभी अप्लाई किया है उनके टोटालिटी को बेस पर रिपट्राइज करके भी, बट फिर भी उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल पाते सर। मतलब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं लेकिन सिम्टम्स रहते हैं, ऐसा आपका हाँ, कहना यस यस। स्वेलिंग है? स्वेलिंग नेक तो रीजन में रहता है सर, और वो स्वेलिंग सबसाइड नहीं हो पाता है। करेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोनों एस्पेक्ट है। हम ट्रीट कर रहे हैं, सिम्टम्स में रिलीफ नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। तो एक चीज तो ये है लेबोरेटरी का, ये हम काफी टाइम एनकाउंटर करते हैं, लेबोरेटरी एरर्स, लेबोरेटरी कंफ्यूजन वगैरह। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ऑथेंटिक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। और ये चीज किया और ऑथेंटिक लेबोरेटरी से भी रिपोर्ट नॉर्मल आया तो समझना है कि नहीं, तो फिर वो नॉर्मल ही है। तो पेशेंट यूथायरॉइड है लेकिन सिम्टम्स है, तो शायद सिम्टम्स के दूसरे सोर्स, क्योंकि हमने देखिए कि बहुत सारे सिम्टम्स फंक्शनल रहते हैं, पाल्पिटेशन, एंजाइटी, लूज मोशन। तो ये सब चीजें साइकोसोमैटिक फंक्शनल भी हो सकती है। तो मे बी पेशेंट स्टिल मेंटेनिंग फैक्टर्स के अंदर है, स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस को हमें हैंडल करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि थायराइड स्कैन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपने पहले थायराइड स्कैन कराया है, थायराइड स्कैन किया है और थायराइड स्कैन में हाइपरप्लासिया आया है, तो लेटर ऑन आप थायराइड स्कैन भी रिपीट करिए, वो नॉर्मलिटी दिखा रहा है या नहीं, उसमें कोई चेंजेस आप एस्टेब्लिश कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि वो भी एक इंसाइट देगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है ठीक फ्री है सर, ट्रीटमेंट। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत बधाई। हेलो थैंक यू, सर, ओ साउंड नहीं जा रही है। थैंक यू, हेलो हेलो सर, हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज जा रही है? हाँ हाँ, सर। अभी सर सर प्रणाम प्रणाम, बहुत बधाई बधाई हो। बहुत अच्छा आपने जो है थायराइड पर बताए मेन कॉज ऑफ डिजीज इनविजिबल, लेकिन थायराइड का मेन कारण इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस, जिसके कारण से आप मैग्नीस मैच फॉस काली फॉस जो भी जो अथी किए, इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस आफ्टर इंडोक्राइन ग्लैंड डिस्टर्बेंस, इंडोक्राइन ग्लैंड डिस्टर्बेंस। डॉक्टर अभिषेक सर, हमारा टाइम ओवर हो रहा है, तो इसलिए सर का हम लोग क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं। आप हैंड ओवर करिए इंग्लिश टीम को। ओके ओके, थैंक यू सर और काफ़ी अच्छा बताने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर द इंग्लिश सेशन।